नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ एनडीए को अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, जिनके इस बार 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल तीसरे चरण में बिहार के झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया सीट पर मतदान हो रहा है। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन की तरफ से पूरी तरह ताकत झोंक दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और डिंपल यादव ने मतदान कर दिया है। यूपी के सैफई में मतदान किया गया। आपको बता दें कि मैनपुरी की जो सीट है वो भी हाई प्रोफाइल सीट में आंकी जा रही है और डिंपल यादव वहां से खड़ी हुई है। मतदान के बाद लोगों से भी मतदान करने की अपील की गई। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। इसके साथ ही सुबह की तस्वीरें भी आपने देखी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर सीट पर वोट डालने गए थे और उन्होंने भी यही कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। और इसी कड़ी में तमाम नेता जो हैं वो भी इसी कड़ी में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। यूपी के सैफई में उन्होंने मतदान किया है और मतदान के बाद लोगों से भी मतदान करने की अपील की गई है, क्योंकि लोग ही हैं जो लोकतंत्र को बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो जनता तय करती है और जनता तय करती है कि हमारा अगला नेता कौन होगा। तो वोट ही है जो हमारा जीवन को बदल सकता है, ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। अखिलेश और डिंपल यादव ने मतदान कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। यूपी के सैफई में उन्होंने मतदान किया है और साथ ही साथ लोगों से भी मतदान करने की अपील की गई है। हालांकि यूपी की अगर स्थिति को देखा जाए तो इस बार अखिलेश यादव की शाख जो है वो दांव पर लगी हुई है। मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव खड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो वाकई में बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने रखने वाला है। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में हैं और दोनों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आगामी जो चुनाव है उसमें फतेह हासिल की जाए। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि फतेह किसके हाथ लगती है। लेकिन आपको बता दें 80 लोकसभा सीटें यूपी में है और साथ ही साथ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। 5 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए और इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर है और एक सीट झंझारपुर जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर बसपा के उम्मीदवार ने भी एंट्री कर दी है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम देखने को मिल रहा है। वोटिंग प्रतिशत में तमाम जो नेता है वो उनकी तरफ से अपील की जा रही है। बिहार के तीसरे चरण के दिग्गज की बात करें तो झंझारपुर सीट पर, सुपौल सीट पर देखें तो आरजेडी और जेडीयू की टक्कर दिखाई दे रही है। अररिया सीट पर देखें तो आरजेडी और बीजेपी की टक्कर दिखाई दे रही है। मधेपुरा में देखें तो कुमार चंद्रदीप और साथ ही साथ इस पर खगड़िया में आपको बता दें सीपीएम और एलजेपीआर की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भिंड में संध्या राय और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। भोपाल से आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गुना जो कि हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से यादव देवेंद्र इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकबाल अहमद जुड़ गए हैं आरजेडी से, राकेश पोद्दार जुड़ गए हैं बीजेपी से और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जितेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। 5 जो सीटें हैं उन पर वोटिंग जारी है आज बिहार में और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडी गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर है। एक सीट झंझारपुर है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आप विस्तार से इस पर एक टिप्पणी दें। बिल्कुल भारतीय, बिहार के आज 5 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है और पांचों के पांचों सीट जिसमें जो है अररिया, इसके अलावा जो है सुपौल, ये 5 तमाम सब जो सीटें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी और जेडीयू के लिए भी।
जेडीयू और बीजेपी एक साथ गठबंधन में अपनी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वही आरजेडी और इसके अलावे वीआईपी और कांग्रेस, इनका आपस में गठबंधन है और वो एक साथ मिलकर के बिहार के अंदर में चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। अगर एक सीट की बात करें तो एक सीट पर जो है जहां पर वीआईपी का उम्मीदवार है वहां पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो है थोड़ा सा वहां पर मुकाबले में ज़्यादा जो है अभी अपनी बढ़त जो है वहां पर बनाए हुए, क्योंकि पहले जो है वहां पर जो है आरजेडी की तरफ से किसी दूसरे उम्मीदवार पर टिकट की घोषणा जो है होने वाली थी, लेकिन फिर बाद में जो है उसको बदल करके फिर वीआईपी को वहां पर दिया गया, क्योंकि वीआईपी के साथ भी जो है गठबंधन आरजेडी और जो है कांग्रेस ने किया हुआ है। वही अगर बात करें अगर अन्य सीट के ऊपर, तो अन्य सीटों के ऊपर भी जो है आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवारों में जो है कांटे की टक्कर है। हालांकि इन सीटों में मोस्टली जो है देखा जाए तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के कैंडिडेट हैं इन जो 5 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है इसमें, इसलिए एक 5 सीट जो है काफ़ी अहम है और इन 5 सीटों पर में से जो है मोस्ट ऑफ इस सीटों के ऊपर जो है बीजेपी और जेडीयू के जो सांसद हैं वो पहले इस पर जीत चुके हैं, इसलिए इन दोनों दलों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट जो है ये 5 सीट जो है वो माना जा रहा है। वही अगले सवाल के साथ राकेश पोद्दार जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 5 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या लगता है आपको कितने पर फतेह हासिल कर लेगी बीजेपी? बिहार के अंदर 40 सीट है, जो अभी पिछले चरण पे 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है, हम लोग 5 के 5 जीतेंगे, बिहार के अंदर 40 के 40 सीट जीतेंगे। हमारा एजेंडा है विकसित भारत का संकल्प, जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी 2024 में लिया, उस संकल्प के साथ हम देश के अंदर काम करना चाहते हैं, बिहार के अंदर काम करना चाहते हैं। और हमारा मुख्य एजेंडा 10 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें हम लोगों ने 80 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन दे रहा था और देने का भी आगे चालू रहेगा 2024 तक, 2024-29 के बीच। हर गरीब को पक्का घर देने का हमारा एजेंडा फिर से है। 3 करोड़ नए घर की गारंटी हम लोगों ने बनाने का रखे हैं और किसानों को 6,000 रुपए जो सालाना जाता तो उसको हम लोग लगातार भेजेंगे। आयुष्मान भारत योजना जारी रहेगा। बुजुर्गों के लिए जो 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी गारंटी हम लोग लेते हैं, जिनकी स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके घर की चिंता उनका करना, उनके राशन देने का चिंता करना, 70 साल के बुजुर्गों के लिए भी हम लोग चिंतित है। उज्ज्वला योजना जारी रहेगा। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा होगी। एमएसपी की बढ़ोतरी हम लोगों ने 10% किया, 10% और बढ़ाने का काम करेंगे। रघुनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग काम करेंगे। रही बात विकास के, हम लोग विकास के नाम पर 2014 में 525 वादे लेके आए थे, लगभग 99% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। दोबारा 2019 में हम लोगों ने 235 वादे को लेकर आए लगभग, उसमें भी 95% वादे को हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया। तो हमारा एजेंडा हमेशा है, चाहे 370 के मुद्दे हो, चाहे 3 तलाक जैसे मुद्दे हो, चाहे राम मंदिर के जैसे मुद्दे हो, चाहे कोई भी हो। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस बार बजट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के अंदर भी हम लोगों ने एसटी और एसटी किसानों के लिए आत्मनिर्भर करने का काम किया। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और 33% आरक्षण धरातल पे हम लोग उतारेंगे 2024-29 के बीच में। और यहाँ युवाओं की बात, हम लोग युवाओं को 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी आत्मनिर्भर किया कोरोना काल के बाद, और 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया 17 राज्यों में जहां हमारी सरकार है। और 1 करोड़ युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री ने 2022 और 2023 के नवंबर तक 10 लाख नौकरी जो अपने हाथों से उन्होंने आवंटित किया है। तो हम लोग हमेशा एजेंडा रहता है विकास की। अगर कोई व्यक्ति हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम की बात करता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 दिन पहले ही कह रहे थे कि देश के अंदर प्रधानमंत्री भी हिंदू है और मुख्यमंत्री भी हिंदू है और राष्ट्रपति भी हिंदू है। आज जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लगभग सभी प्रधानमंत्री हिंदू थे, लेकिन 1990 की बात हम करने वहां इकबाल अहमद जी, राकेश पोद्दार जी ने तो गिना दिया कितनी उपलब्धियां हैं उनके पास, जिसकी बदौलत जनता उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन सवाल आपसे ये है कि आपकी कितनी उपलब्धियां हैं जिनकी बदौलत आपको लगता है कि ये 5 सीटों पर आप फतेह हासिल कर लेंगे? इकबाल अहमद, देखिए बिहार के अंदर में एक नौजवान युवा जो 32 साल का लड़का है, उसने कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किया है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया, जिनको 17 महीना सरकार चलाने का मौका मिला, उन्होंने एक एजेंडा था कि जिस तरह से हम लोग 2019 में जो चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त हम लोग का एक ही उनका एजेंडा था कि फर्स्ट कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से वो एम्बिशन लेकर चल रहे थे, क्योंकि बिहार की पीड़ा को वो समझ रहे हैं। और जिस तरह से आते के साथ जो महागठबंधन के साथ उन्हें नीतीश कुमार जी के साथ जो सरकार बना करके इम्प्लीमेंट किया और खोज के जो निकालने का काम किया, 5 लाख युवाओं को जिस तरह से बिहार के अंदर रोजगार देने का काम किया है, निश्चित रूप से अब हम लोग को धर्म की राजनीति से दूर हटना होगा, देश को आगे लेना होगा। देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है और रोजगार का स्रोत खोजना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से 10 साल उनका कार्यकाल अब समाप्त होने के कार्ड पर खड़ा हुआ है, लेकिन आज आप देखिए कि क्या स्थिति है। आर्थिक गैस सिलेंडर जो था 500 से लेकर 1000 रुपया कर दिया गया। और ये जो अनाज की बात करते हैं कि आप 5 किलो अनाज इतने लोगों को देने की बात, निश्चित रूप से बिहार की जनता 5 किलो अनाज पर कितना दिन जिंदा रहेगी। इनको आर्थिक स्रोत खोजना चाहिए कि कैसे लोगों को, जो युवा है, हर साल जो 10 लाख युवा जो पढ़ करके जो निकल रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले, उस पर हमें चिंता न मंथन होना चाहिए। धर्म की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब पेट में अन्न ही नहीं रहेगा तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा धर्म हमारा अन्न है, और अन्न की बात यहाँ होती नहीं है। किसानों के साथ जो जुड़ा है, युवाओं के साथ जो जुड़ा है, निश्चित रूप से हमारे नेता का एक ही संकल्प है कि युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य विधि व्यवस्था में अच्छा हो, जैसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की मदद होनी चाहिए, जो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उनके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, इस पर वो चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन यहाँ तो बस हिंदू और मुसलमान की बात होती है। हिंदू मुसलमान करने से कोई खाने को कोई दे नहीं देगा। जब तक आप खटिएगा नहीं, कमाइएगा नहीं, किसी भी देश में रहिएगा, जब तक आप ये आगे नहीं कीजिएगा, तब तक आपको। ठीक है, राकेश पोद्दार जी इसका जवाब देना चाह रहे, जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, देखिए, हमारे भाई साहब ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में बिहार की बात आप कर रहे हैं, तो बिहार की मैं पे ही आना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 2020 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साल का हम लोगों ने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी। 2021 में 4.5 लाख नौकरी की वैकेंसी हम लोगों ने निकाला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड साथ में नहीं था। आप देख सकते हैं, जब 4.5 लाख नौकरी, देखिए बीच में नहीं बोलना है इकबाल अहमद जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया था, एक एक करके बात खत्म करनी है। यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। ठीक है, बोलिए। भारती जी, और 2021 में जब वैकेंसी निकली थी 4.5 लाख लोगों की, उसमें हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग सरकार में। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से नौकरी बांटे और गांधी मैदान के अंदर बांटे, जहां पे होर्डिंग और पोस्टर में तेजस्वी यादव जी का फोटो नहीं लग सकता था। इसलिए नहीं लगता था, मुख्यमंत्री जानते थे कि नौकरी भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने दिया। उसके बाद आलोक मेहता इनके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक बार राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया कि राष्ट्रीय जनता दल नौकरी देने का काम कर रहा है। उसी समय नीतीश कुमार जी ने उस मंच पर हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, बिहार सरकार की बात करिए, माननीय मुख्यमंत्री की बात करिए, आपने नौकरी नहीं दिया। ये सारे चैनलों पे चला था। और दूसरी बात हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने बिहार में काम करना है। सिर्फ बिहार की बात करना चाहता हूँ। बिहार में पटना कोलकाता हाईवे का निर्माण हम लोगों ने करवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। 1300 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने उस पर दिया। 2017 में भारत माला परियोजना के तहत पटना और बख्तियारपुर का रोड हम लोगों ने बनाया। NH मुजफ्फरपुर कॉलोनी का। पटना गया की बात करता हूँ, 30 NH जो NH 30 है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। पटना हसुआ जो 30 NH है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया। भारत माला किशनगंज जहाँ चुनाव हो रहा है, वहां बिल्कुल राकेश जी, आपने जितना काम किया है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगले सवाल के साथ मैं जितेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। मधेपुरा सीट की अगर हम बात करें तो फिर से यादव वर्सेस यादव कार्ड यहाँ पर खेला गया है, कितना प्रभावी साबित होने वाला है? देखिए, मधेपुरा शुरू से ही पप्पू यादव का जो है गढ़ रहा है, लेकिन अब चूंकि राजनीतिक समीकरण जो है वो बदला है, तो अब वहाँ पर आरजेडी फिर से जो है अपनी जो खोई हुई सीट को वापसी जो है वो करना चाहती है, और इसलिए वहाँ पर जो है उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से जो है रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी भी जो है काफ़ी मजबूती से वहाँ पर अपनी जो है चुनाव को जो है वो लड़ रही है। लेकिन अभी जो बीजेपी और जो आरजेडी के जो प्रवक्ता जो आपस में जो बात कर रहे थे, बीजेपी का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वही आरजेडी का कहना है कि वो जो है नरेंद्र मोदी के जो कामकाज के जो दावे जो किए गए हैं रोजगार के मुद्दों को लेकर के, जो उन्होंने चुनाव में जो उतरे थे 2019 में या 2014 में, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और उस दौरान जो है उनके ऊपर तमाम सारे ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, और उसके बाद से तमाम सारे अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने जो है नौकरी दी रेलवे में, और उसके बदले जो है उन युवाओं के परिजनों से जो है ज़मीन अपने परिवारों के नाम पे उन्होंने करवा ली। इसको भी बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया है, और साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से ही लगातार जो है ध्रुवीकरण का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और यही कारण है कि अधिकतर सीटों के ऊपर जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रख करके जो है प्रत्याशियों को उतारा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर बिहार के अंदर में ये है कि इस बार सबसे बड़ा जो है मुद्दा बिहार के अंदर में जो है वो
ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तरीके से हर जिला में, हर प्रखंड स्तर पे उसको लागू करना, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो बीजेपी के द्वारा जो जारी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके। वही आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि बार बार ऐसे वायदे किए जाते हैं चुनावों के अंदर, मगर उसको पूरा नहीं किया जाता है और उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है निशाना साधते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मुद्दा है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर ज़्यादा जो है रहता है बिहार के अंदर में, क्योंकि बीजेपी का चुनावी मुद्दा हर वक्त बिहार के अंदर में यही रहता है, भूख, भय और भ्रष्टाचार। क्योंकि बीजेपी बार बार जो है आरजेडी के ऊपर ये आरोप लगाते रहती है कि बिहार के अंदर में जंगल राज था, चाहे पहले भी रहा हो, चाहे अभी नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन में आई आरजेडी फिर से और सरकार बनाई तो भी जो है वही स्थिति लगभग जो है बिहार के अंदर देखने को मिली। गरीबी बिहार के अंदर में जो है वो नहीं कम हुई, वर्षों तक 15 वर्षों से ज़्यादा तक जो है लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। वही विकास के मुद्दे की अगर बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि हम विकास के जरिए खासकर उज्ज्वला योजना दे रहे हैं महिलाओं को, इसके अलावा पीएम आवास दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी जो है योजनाएं चलाई जा रही है जिसका सीधा लाभ जो जनता को हो रहा है और वो इसी विकास के मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर जो है इस चुनाव को लड़ रही है। जितेंद्र, आपने तमाम मुद्दों को गिनाया बिहार में और ये मुद्दे जोर भी पकड़ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और है, विकास के कसीदे आरजेडी हो या बीजेपी हो दोनों की तरफ से पढ़े जाते हैं। लेकिन इकबाल अहमद, सवाल ये भी है कि इस बार इस चरण में जो 5 सीटों पर जो वोटिंग जारी है इसमें 4% सिर्फ साक्षर है उम्मीदवार और 19 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक की उनकी शिक्षा है। तो ऐसे में जब उम्मीदवारों की शिक्षा का ही अता पता नहीं है तो बिहार की शिक्षा पर क्या ध्यान देंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब से तेजस्वी यादव ने राजनीति में जब अपना कदम रखा है और जिस तरह से अवेयरनेस लोगों के बीच में लाया है, जो अवेयरनेस आ रहा है ये देखने को बिहार के अंदर में मिल रहा है। इम्प्लीमेंट भी बढ़ेगा धीरे धीरे। कोई भी चीज को, समस्या को दूर करने के लिए कुछ न तो मेहनत करना पड़ता है। और जिस तरह तेजस्वी यादव प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह लोगों से जो जन संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में जो भीड़ उमड़ रही है, लोग जिस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार में एक नई उम्मीद जगी है तेजस्वी यादव पर। और तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जब ये बिहार एक ऐसी धरती है, ये कर्पूरी की धरती है, ये जेपी की धरती है, भागवत झागधा के आजाद की धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये लालू यादव की धरती है, ये रामविलास जी की धरती है। निश्चित रूप से यहाँ से एक राजनीतिक धरोहर दिए हैं और बिहार जो है, बिहार की जो खुशबू है पूरे देश में चहकती है और यहाँ से राजनीतिक परिवर्तन की बू आती है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक धरोहर आए हैं और यहाँ से एक धरोहर आकर के कहीं ना कहीं परिवर्तन की राह को बदला है। निश्चित रूप से नए जमाने के, नए युग के युवा नेता है तेजस्वी यादव और बिहार की हर जनता तेजस्वी यादव से खुश है, उनके आइडियोलॉजी से खुश है, उनके इम्प्लीमेंट से खुश है, उनके काम करने के तरीके से थे। वो जाति और धर्म से उठ करके काम करना चाहते हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ के चलना चाहते हैं और उसी का ये है कि आज तेजस्वी यादव को जन समर्थन मिल रहा है। आपकी मजबूरी है, मीडिया में आप हर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप डेस्क पर बैठिएगा और जिस तेजस्वी यादव का जो लक्ष्य है, जो बात करने का लक्ष्य नहीं, इकबाल अहमद जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं पत्रकार हूं और मेरे को जो बात कहनी होती है मैं सीधे तौर पर कह रही हूं। लेकिन आप लोग जो बार बार सवाल उठा देते हैं मीडिया पर, ये ठीक नहीं है। और एक बात इकबाल अहमद जी, आप भी ये जानते होंगे कि बिहार के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के लोग हर जगह अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन बिहार नाम नहीं कमा रहा है। अगले सवाल के साथ मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। उम्मीदवार जो है 54% में से 24% यानी कि 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है और उनको टिकट दिया गया है और बीजेपी को खास करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए? देखिए, हमारे एनडीए घटक दल में जिनके भी ऊपर अपराधी हैं, चाहे कुछ भी हो, जनता एकदम निर्णय ले रही है और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। और हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बिहार के अंदर इनका समीकरण देखिए माई समीकरण है, यानी मुस्लिम लोग या तो इससे निकल नहीं पा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समीकरण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम करना है। और मैं स्पष्ट रूप से, मैं किसी चैनल पे आज तक नहीं बोल पाया, आपके चैनल पे एक चीज स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। अगर बिहार की बात हो रही, बिहार का ग्राफ को रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने बिहार के अंदर जनधन योजना के खाते जो खोले गए 5,64,43,785 जनधन खाते खोले गए, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया जनधन खाते में लोगों का पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 85,71,668
उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम लोगों ने गैस सिलेंडर पहुंचाया, जिसमें 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जो नीचे उनको फ्री में देने का हम लोगों ने काम किया। स्वच्छ भारत की बात करना चाहते हैं, बिहार के अंदर 100% स्वच्छ भारत के अंदर हम लोगों ने शौचालय बनाया है, जिसमें हम लोगों को ODF के तरफ सर्टिफिकेट बिहार सरकार को मिला है। तो सड़क की बात करें, 26,485 किलोमीटर सड़क भी बिहार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने 1,65,000 करोड़ विशेष पैकेज के तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिया बिहार के विकसित करने के लिए। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। आप देखते हैं 3 दिन के पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो यही बात करते हैं। इनके ही नेता लालू प्रसाद यादव जी 3 मार्च को गांधी मैदान के अंदर कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, सनातन नहीं है। तो भैया हिंदू और मुसलमान की बात आप करते हैं, अगर हिंदू मुसलमान की बात, धर्म की बात आप करेंगे तो हम भी करेंगे, हमारा हक है आपके सवाल का जवाब देने का। लेकिन मैं देखिए आपके चैनल में भारत जी बार बार विकास की बात करता हूँ, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, कभी हम कोई भी नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री मंदिर की बात नहीं करते, 370 की बात नहीं करते, 3 तलाक की बात नहीं करते। जितने भी गंभीर मुद्दे देश के थे हम लोगों ने खत्म किया, और उसके बाद भी हम लोग नया एजेंडा लेकर आए, नए विकास की बात करते हैं। और एक चीज इनसे पूछिए कि बिहार के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर या बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है देश के अंदर, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं बिहार के अंदर, अखिलेश प्रसाद यादव जी अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं, ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं। क्या पता देश का चुनाव हो रहा है, देश के एजेंडे पे चुनाव होना चाहिए। ठीक है, आप एक इंडी गठबंधन है तो उसमें एक एजेंडा रखना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो क्या रखना चाहिए, लेकिन इन लोगों का मैनिफेस्टो भी कहीं ना कहीं अलग है। हमारा मैनिफेस्टो एक है एनडीए गठबंधन का, जिसका नाम है संकल्प पत्र। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वायनाड में राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। चलिए राकेश पोद्दार जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, लालू यादव ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, लालू यादव की तरफ से बयान जारी किया गया है। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, लालू यादव ने कहा है। लालू यादव जो कि बहुत मंझे हुए नेता माने जाते हैं, आरजेडी के प्रमुख हैं। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का इन 5 सीटों को लेकर बयान आया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि ज्यादा प्रतिशत में मतदान हो रहा है। वापस मैं लौटना चाहूंगी और जितेंद्र आपके पास मैं आना चाहूंगी। 4 सीटें तो ठीक है, एनडीए और एनडी गठबंधन की जो सीधी टक्कर है, लेकिन एक सीट है झंझारपुर, जहां पर लालू यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको क्या लगता है कितना कामयाब ये साबित होगा? देखिए, मास्टर स्ट्रोक जो है सिर्फ लालू यादव ही नहीं, सभी दलों के ओर से एक तरीके से देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से समीकरण जो है वहाँ पर बैठाया हुआ है। आरजेडी की तरफ से वहाँ पर जो है MY समीकरण के आधार पर ही जो है उम्मीदवारों को उतारा गया है, और इसके अलावा बीजेपी के तरफ से जो है दलित और इसके अलावे फॉरवर्ड क्लास, इस 2 वोटों को साधने के लिए वहां पर उम्मीदवार जो है उतारा गया है। यानी जातिगत समीकरण जो है बीजेपी और जेडीयू ने भी वहां पर साधा है, और इसके अलावा आरजेडी ने भी जो है अपने जातिगत समीकरण वहाँ पर साधने का जो है वो प्रयास किया है। और बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ दी जो है वो सीटों के ऊपर अगर कोई उम्मीदवार, कोई दल अगर उतारता है तो अपने जातिगत समीकरण के आधार पर ही उतारता है, क्योंकि बिहार में कास्ट बेस ज़्यादा वोट जो है वो लोग करते हैं, और उसी आधार पर प्रत्याशियों को भी राजनीतिक दलों के द्वारा उतारा जाता है। लालू यादव को जब थोड़ी देर पहले जो बयान आया था कि बिहार में जो है अच्छी वोटिंग हो रही है, बिहार में एक्चुअली आज मौसम जो है अच्छा है, कई सारे जो है लोकसभा क्षेत्रों में कभी कभी बादल और हल्के फुल्के जो है वहाँ पर धूप है, इसलिए लोग जो है अधिक से अधिक घरों से निकल करके और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और इस बार हो सकता है कि कहीं पिछले जो सेकेंड फेज हुआ उसके तुलना में इस बार थर्ड फेज में थोड़ा वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इकबाल अहमद, राकेश पोद्दार जी ने जो बात की थी वो काफी अहम थी कि इनकी गठबंधन तो एक है, लेकिन अलग अलग घोषणा पत्र वहां पर जारी किए गए। तो जब एक ही मत नहीं हो पा रहा है तो एक मत रहकर देश कैसे चला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री चेहरा। जब आप घुमा घुमा के बात कीजिएगा और हर तरह की बात कीजिएगा
तो निश्चित रूप से हम सारे लोगों को स्टेट की अपने अपने स्टेट का जो फिक्र है कि स्टेट में क्या क्या की कमी है, तो इस बार जो हम लोग ने मैनिफेस्टो बनाया है स्टेट लेवल से देखा है कि क्या क्या है, फिर उस सबको मिला करके जब हमारे प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की बनेगी तो निश्चित रूप से वो फिर मैनिफेस्टो पर चर्चा होगी और इसी पर इम्प्लीमेंट किया होगा। हवाई में बात करने से काम नहीं चलता है। इन्होंने बोला कि हम लोग धर्म की बात नहीं कर रहे, विकास की बात है। आज के देश में कोई आदमी भी धर्म की बात नहीं करना चाहता है, विकास की बात करना चाहता है। निश्चित रूप से अब ये धर्म का राजनीति से लोग उब चुके हैं। निश्चित रूप से जो ग्लोबल आजकल डेट में ग्लोबल मार्केट हो गई है, आजकल लोग बहुत है ना सोच ऊपर हो गई है, एजुकेशन लोगों के अंदर में आया है, अवेयरनेस आया है। समाज का कोई भी वर्ग हो निश्चित रूप से अब चाहता है कि शिक्षा की ओर बढ़ रहा है और अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। और ये सब चीज से आज के जो बच्चे हैं ये सब चीज से दूर रहना चाहते हैं, ये सब चीज सुनना पसंद नहीं करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हमको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। और ये इसी पर लोग अवेयरनेस होकर के इस बार की वोटिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी पर लोगों को भरोसा जगा है। तेजस्वी यादव जी के नाम पर लोग है ना इस बार देख रहे हैं चुनाव का क्या माहौल। अहमद जी, जो आपने कहा था कि घुमा घुमा कर बात मैं कर रही हूँ, घुमा घुमा कर बात मैं नहीं कर रही, घुमा घुमा कर बात आप कर रहे हैं, आपने मेरा पूरा सवाल ही मोड़ दिया। और साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू यादव का क्या कुछ बयान सामने आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। माई समीकरण पर चुनाव नहीं, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है सब जगह। हाँ, हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, हमारे तरफ हो रहा था। हाँ बिल्कुल, हम लोग की तरफ जा रहा है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMB नेटवर्क।